बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम करते हैं हम आपको शो में जिसका नाम है गपशप, जो आपको एंटरटेन करता है, अवेयर करता है, एजुकेट करता है। मेरा नाम है यूनुस खान एंड आई एम नॉट अ क्रिकेटर। And I am your host, the Anam Gohar. और मैं हूँ आपकी होस्ट कायनात काज़मी। और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। लेकिन आज मेरे पास गुड न्यूज़ नहीं है जी आप लोगों के लिए, तो आप लोग प्लीज खुश मत होइएगा क्योंकि आज मेरे पास आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ नहीं है। दिन का आगाज होगा बैड न्यूज़। यस, क्योंकि आप ये देखें ना, हालात ऐसे हैं जी, हालात ऐसे हैं। करप्शन 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 की सदाएं जब आपके कानों में गूंज रही होती है तो आप भी एक सेकंड के लिए मजबूर हो जाते हैं कि क्या ये वाकई करप्शन है या ये करप्शन से ज्यादा प्रोपेगेंडा है या प्रोपेगेंडा है, मुझे नहीं पता। बहरहाल वो आप लोग बेहतर डिसाइड करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है। टीवी चैनल्स देख देख कर और तब्दील करते करते आप लोग हैरान हो गए होंगे, लेकिन तब्दीली जी कहीं नजर नहीं आ रही होती है। आपको पता है कि अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी की, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें पाकिस्तान ने जो है वो तरक्की कर ली है और वो 16 ग्रेड और मजीद ऊपर आ गया। वाओ। लेकिन करप्शन में गाइस, यानी कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आई एम कंफ्यूज, सना में क्या रिएक्शन दूं, अच्छे दूं या बुरे दूं, या इसके बाद भी कोई ट्विस्ट आना तो बाकी। या मैं ये सोच रही हूँ कि तालियां ये की हुए यूं कुछ कर सकते हैं। वापस ले ले तालियां। ऑलवेज बी पॉजिटिव। अब ये जो इस तरह तालियां थी वो हमारी इस तरह जाएंगी। लेकिन मैं आपको बताऊं जी, सीरियसली आप लोग कोई रिएक्शन ना दे, आप लोग बस अपने जज्बात को थोड़ा काबू में रखें। घबराना नहीं है। I like this। सना, ये घबराना तो बनता है अब तो, थोड़ा सा तो घबरा ही ले। अब जी आते हैं जी बहुत सारी, सीरियसली अब हमारी गपशप तो हो गई गपशप में, लेकिन अब आते हैं अपने मेन जो मेरा आज का टॉपिक है उस पर। कि अभी रिसेंटली जो है वो गुज़िश्ता कुछ दिन पहले ही 25 जैन को ही जो है वो बाकायदा से इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है, जिसके अंदर वो बाकायदा से आपको बताता है कि पूरी दुनिया के अंदर कौन कौन से करप्ट ममालिक हैं और कहाँ पर करप्शन ज्यादा हो रही है। आज मैं आपको बताती हूँ जी कि हो क्या रहा है। सीरियसली सबसे पहले तो आप ये रिपोर्ट देखें, बहुत मेहनत लगी है मुझे ये रिपोर्ट पढ़ने में और इसकी तह तक जाने में कि क्या क्या जो है वो तब्दीली सीरियसली इस रिपोर्ट में की गई है। आप ये रिपोर्ट देखें, इसके अंदर आपको साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरह से जो है वो इसकी ओवरऑल रैंकिंग की गई है। इसकी जो ये रिपोर्ट है उसमें 180 ममालिक है। 180 ममालिक में पाकिस्तान ने जो नंबर लिया है वो 140वें नंबर पर आ गया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं जी कि अगर आप जितना जितना इस रैंकिंग में नीचे जाते जाते हैं उसका मतलब है कि इतना ही आप और ज्यादा मजीद करप्ट होते जा रहे हैं। अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपका जो रैंक है वो मजीद बेहतर होगा, यानी 1 2 3 में अगर आप होंगे तो वो तो बेहतरीन होता है। लेकिन अगर आप नीचे आ रहे हैं, यानी कि आप अब सिर्फ जो है वो आप बहुत चंद, अब देखें ना 180 टोटल ममालिक है, आप 140वें नंबर पर आ गए। अब ये देखें कि ऑलमोस्ट आप कितने करीब हैं बदतरीन मुल्कों में से भी बदतरीन होने पर। अब आते हैं जी, ये एक और रिपोर्ट देखिए आप, एक और रिपोर्ट है ये आपके सामने 2020 की रिपोर्ट, जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो मजीद बेहतर था। यानी कि 23 ममालिक ऐसे थे जो उस वक्त पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन 2021 के अंदर जो है वो करप्शन में उन्होंने अपने आप को बेहतरीन कर लिया है और पाकिस्तान मजीद करप्ट हो गया है। अभी आपने ये वाली रिपोर्ट देखी, एक और रिपोर्ट देखे ये। अब ये रिपोर्ट जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है वो सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज मैं इसी पर बात करने वाली हूँ। ये जी आपको ओवरऑल रैंकिंग दी गई है 1996 से। अब मैं आपको बता दूं 1996 से, यानी 1996 से लेकर 2021 तक की ये रिपोर्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसके अंदर पाकिस्तान ने जो रैंकिंग ली है, ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है, उन्होंने पाकिस्तान को रैंकिंग जो दी है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई है। इस पे मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट देती हूँ कि जो 2021 है यानी कि अभी है, उसमें पाकिस्तान ने रैंकिंग ली है 140वें नंबर पर ये है। अब जी हम आते हैं, इसको थोड़ा जंप देते हैं, जंप देकर मैं आ जाती हूँ 2019 के अंदर। 19 के अंदर जो पाकिस्तान ने रैंकिंग ली है, पीटीआई की जो हुकूमत थी वो नई नई आपको याद होगा बनी होगी, उस वक्त जो हमने रैंकिंग ली है वो है जी 180 में से 120। नॉट बैड, बहुत अच्छी थी। अब आ जाते हैं, थोड़ा और जंप लें अच्छे से, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर आ जाए आप। पीटीआई को हटा के मुस्लिम लीग नून की जो रिपोर्ट है 2016 लगा देते हैं आप लोगों को। 2016 ठीक है, जो भी सन आप लोग अपनी मर्जी से पसंद करें, ठीक है। 2016 में आ जाते हैं। 2016 के अंदर पाकिस्तान ने जो रैंकिंग ली है वो है जी 116।
116 उस Okay. वक्त पाकिस्तान ने रैंकिंग ली है और पाकिस्तान को जो स्कोर दिए गए यानी 100 में से जो स्कोर पाकिस्तान के पास थे वो थे जी 32 स्कोर उस वक्त थे। अब आ जाते हैं थोड़ा और नीचे नहीं आते हैं, अब मैं इसकी हकीकत पर आती हूँ क्योंकि आपने जो है वो देख ली होगी ओवरऑल जो ये रिपोर्ट आई है। अब आते हैं इस रिपोर्ट पर, अब करें खुलासे। अब आते हैं खुलासे पर। ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद और जो गुज़िश्ता जो हुकूमत है उसका हवाला देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप थोड़े से होश के नाखुन लें और थोड़ा सा अपने अक्ल शरीफ को इस्तेमाल करने की कोशिश करें। अब आते हैं ये रिपोर्ट कैसे बनती है। ये रिपोर्ट बनती है एक सर्वे के, एक मुल्क के अंदर वो सर्वे होता है। इसी तरह 180 अलग अलग दीगर ममालिक में कायदा से एक मुशीर रखा जाता है जो कि डिसाइड करता है कि आपका मुल्क करप्ट है या नहीं है। ये एक मुशीर कौन है जी? सैयद आदिल गिलानी साहब जो है वो हमारे ये मुशीर हैं। ये आदिल गिलानी है वही तो नहीं है जो नवाज शरीफ के बहुत ज्यादा फेवरेट भी रह चुके हैं और एक मुल्क के सफीर भी बनाए गए थे? बिल्कुल उर्शिया, आपने सही खुलासा किया। मैं आपको बताऊं जी कि जब नवाज दौर था उसके अंदर जो है वो सैयद आदिल गिलानी साहब को एक सफीर बनाया गया था एक मुल्क का और उनको बड़ा नवाजा जाता था। इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात जो थी वो जिस वक्त वो दौरे हुकूमत में नए नए आए थे उस वक्त एक बार हुई थी। अगर वो इमरान खान साहब 2-3 बार मिलते तो आज ये रिपोर्ट कुछ अलग ही होती, इतनी वो नहीं होती जिस तरह की है। अब बातें हैं जी, ये आ गए आपकी, ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप थोड़ा गौर फिक्र करें। सिर्फ जो दिखता है जरूरी नहीं है वो हकीकत हो, वो सच हो। आपको खुद जो है वो होश के नाखुन लेने चाहिए कि क्या मजीद है। अब आ जाए जी इनके ऑफिस के अंदर। आप अगर आप बाकायदा से सर्वे के लिए, इनको सर्वे का बहुत शौक है, आप भी इनके सर्वे पर जाए कभी इनके ऑफिस में। इनके ऑफिस के अंदर आप जाएंगे तो आपको वहां पर एक होता है ना स्टैम्प और पेपर, आपको वो भी ठीक से नहीं मिलने वाला। इतना कोई ये मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े, जाहिर सी बात है इंटरनेशनली ये काम हो रहा है लेकिन वहां पर जो हालात है उनको पता ही नहीं है। अब एक सर्वे आता है, आपको पता है कि ये जो रिपोर्ट है उसको बनाने के लिए एक सर्वे किया जाता है। आप मुझे बताएं कि 400 की राय क्या आपको लगता है कि पूरे मुल्क को डिसाइड कर सकती है कि वो मुल्क क्या है? पॉसिबल? एग्जैक्टली नॉट। आप अगर 400 की राय चाहिए ना, मैं आपको बताती हूँ, आप यहां से लियारी चले जाएं, 400 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो उस वक्त पीपल्स पार्टी के हक में आपको बताएंगे कि कौन सी दौरे हुकूमत ज्यादा बेहतर थी। इसी तरह से आप सिंध के अंदर आएंगे तो आपको मिलेगा। पंजाब के अंदर आप चले जाएं, एक स्पेसिफिक अगर आप कोई लाहौर के अंदर जाएंगे तो आपको सारे नून लीग के सपोर्टर वहां मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा चले जाएं, वहां पर आपको सारे पीटीआई के सपोर्टर मिलेंगे। आप ये देखें ना, आप 400 लोगों पर मुश्तमिल अगर एक राय ले रहे हैं तो वो राय नहीं होती। सोशल मीडिया पर हजारों लोग बैठे हुए जो अपनी राय दे रहे होते हैं लेकिन कोई रेफरेंडम नहीं हो रहा होता जब वो कह रहे हैं सदारती निजाम अच्छा है। लेकिन खैर सदारती निजाम मैं आऊंगी। अभी मैं एक और चीज आपको बताती हूँ कि पीपी की दौरे हुकूमत में, एक और मैं इनका ही खुलासा करूं, पीपी की दौरे हुकूमत में जब इस तरह की ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आती थी उस वक्त पीपल्स पार्टी ने जो है, क्योंकि नून लीग की हुकूमत नहीं थी, दोनों के दरमियान बहुत ज्यादा जो है वो हमेशा एक मुकाबले का भी वक्त था और गहमा गहमी भी चल रही होती थी। उस वक्त जी नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम इस पर इंक्वायरी करवाते हैं। इंक्वायरी में ये चीज जाहिर हुई जिसके अंदर साफ साफ जो है वो उस वक्त टीवी चैनल्स ने और मीडिया ने ये कहा कि ये रिपोर्ट जो है वो एक प्रोपेगेंडे के हिसाब से हुकूमत के खिलाफ बनाई जाती है। आपने ये चीज देख ली। अब आते हैं जी, इसको हटाकर अब नीचे आ जाए एक और शहजाद अकबर साहब पर। अभी मैं रिसेंटली बात कर रही हूँ, आखिर क्या वजह रही जो शहजाद अकबर साहब ने सिर्फ एक दिन पहले इस रिपोर्ट की जो है उनको रिजाइन करने पर मजबूर किया गया और उन्होंने रिजाइन सिर्फ अपने ट्विटर बयान में किया। एक चीज, आखिरी सवाल, सिर्फ आखिरी सवाल आप लोगों से भी, आपसे भी, अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाएं जी और सच सच बताइएगा। ये रिपोर्ट बताने का मकसद ये नहीं है कि मैं यहाँ पर ये बताऊं आपको कि करप्शन नहीं है, करप्शन तो है जी। अगर ना होती तो सिंध के अंदर हमारे सिर्फ एक जिले के कुरंगी के जो हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर है जो कि एक्स है, उनके घर से करोड़ों रुपए मालियत की कभी भी जो है वो उनके पैसे ना निकलते और ना ही सोने की ईंटें निकलती। अपने दिल पर हाथ रखकर सिर्फ एक चीज बताएं कि करप्शन अगर खत्म हो गई है तो क्या ये सब कुछ क्या है? इमरान खान साहब की हुकूमत से पहले जो वादे थे कि करप्शन खत्म की जाएगी, क्या इमरान खान साहब ने वादे निभाए? ओके सना, दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैं इस उन्वान पे, इस मौजू पे दिन से रात बात कर सकती हूँ बिकॉज ये मेरे दिल के बहुत करीब है। इमरान खान साहब और उनकी काविशें जो भी मुल्क के लिए, अपनी नेशन के लिए, वो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। देखिए 20 साल की हुकूमतें जो रायता फैला के गई हैं उसको समेटने में वक्त तो लगेगा ही और इमरान खान साहब मुल्क के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। FBI में देख लें इस दफा जो उन्होंने टैक्सेस को लेकर थोड़ी सख्ती की थी और CPEC को देख लें आप इतने
सारे मंसूबे, रोड्स बनाए उन्होंने। इसके अलावा भी देखें इमरान खान साहब कायद आज़म के बाद मैं बोलूँगी ऐसी दूसरी हस्ती हैं जिन पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो वाकई मुल्क के भले के लिए, इंसानों के लिए सोच रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं। अब उनकी हुकूमत देखें, अभी थोड़ा ही टाइम रह गया उनका, और ऐसा है कि उनसे पहले जो हुकूमतें चीज़ें छोड़ के गई थी वो भी इन्होंने कंप्लीट की हैं। हमने अपने प्रीवियस शोज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें की जो हमारी साबिका हुकूमतों ने शुरू किए थे मंसूबे, और इन्होंने वो मुकम्मल किए हैं। तो उम्मीद मैं ये करती हूँ कि आने वाले वक्त में भी यही हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि इनकी जो एफर्ट्स हैं मुल्क को बेहतर बनाने में, इनके जो मामलात हैं वो सब देख रहे हैं, लेकिन ये कि लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑपोजिशन की बात कर रही हूँ, ठीक है, कर वो रहे हैं, लेकिन लोग जो है इस चीज को डिनाई करें, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने वो नहीं किया जो ये करें। तो एक तो इंसान खार में भी वो चीज ना थोड़ा सा नहीं एक्सेप्ट करता कि ये इंसान कर रहा है। अब कोई किसी से अच्छा होगा तो अगला तो इंसान उसको नहीं बोलेगा ना कि हाँ ये अच्छा है। तो लोग दबाते हैं, आपको पुल डाउन करते हैं, आपका मोरल डाउन करते हैं, बट खैर इमरान खान साहब इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, ही इज द ग्रेट लीडर। बात रही आपकी न्यूज की, तो करप्शन को खत्म करने के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया, और बाकायदा इस रिपोर्ट की तहकीकात के लिए उन्होंने इजलास को बिठाया। तो एक एक चीज में उनकी मेहनत हमें नजर आ रही है, हम कैसे फरामोश कर सकते हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। सही बात। Fantastic. I would like to answer your question, but before that I want to tell you कि इमरान खान साहब ने भी recently 28,000 residential units बनाए हैं for the people of government officials. Your question was कि दिल पे हाथ रख के आप बताएं कि क्या ये हमारे लोग करप्ट हैं? जी हाँ, करप्ट हैं। लेकिन एक सवाल, ब्रेक का टाइम हो गया है, एक सवाल मैं आपसे भी करता हूँ, आप सबसे भी करता हूँ कि आप सब अपने दिल पे हाथ रख के बोले कि जी इमरान खान करप्ट है। दैट इज द डिफरेंस कि पीपल आर करप्ट, नॉट इमरान खान। यस ट्रू। ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं नो करप्शन वाले ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे सना ने हम सब से सवाल किया, ये सवाल आप लोगों से भी है कि यकीन माने कि बहुत ही अफसोस होता है जो इमरान खान साहब के जो एंटी हैं वो उनकी सच्चाई और ईमानदारी, यहाँ तक कि उनकी पर्सनल लाइफ को भी जो है पॉइंट आउट करते हैं, जबकि हम बार बार कहते हैं कि आप अगर किसी से नहीं, इख्तलाफात भी है ना आपको, तो आप उसके काम पे बात करें, उसकी पर्सनल लाइफ पे नहीं। लेकिन यहाँ पे मैं बताऊंगी वजीर इत्तलात, जैसे कि हम सब जानते हैं फवाद चौधरी जो है वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने कहा है कि इस रिपोर्ट में जो है करप्शन के बारे में स्कोरिंग नहीं की गई, बल्कि रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉस के बारे में, जो हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर जो कवानीन है, जो कानून है, उस पर बात की गई। अब दोबारा मैं भी अपने दिल पे हाथ रख के कहती हूँ कि मुझे इमरान खान साहब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद सबसे ज्यादा ऑनेस्ट, सच्चे और अच्छे लीडर लगते हैं, जिन्होंने दुनिया में पाकिस्तान की एक अलग पहचान बनाई। Because of him, we are living in a free country. बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन आज मैं आप लोगों को, जैसे सना आप न्यूज लेकर आई हैं, तो आज मैं भी एक न्यूज लेकर आई। न्यूज के साथ साथ एक रिपोर्ट भी है, लेकिन सबसे पहले मैं बताऊंगी, रिपोर्ट है सीपैक के बारे में। सीपैक एक ऐसा इशू बन गया, या एक ऐसा टॉपिक बन गया है कि जिसको नहीं भी पता कि मुल्क कैसे चलता है, वो भी कहता है नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। अरे आपसे किसी ने राय नहीं मांगी, आप घर की जो बीवी ने आपको कॉल पे बताया था कि सर्फ सौदा लेकर आना, पहले वो ले आए, फिर सीपैक के बारे में राय दीजिएगा। मैंने बहुत लोगों को देखा जिनको सीपैक का स्टैंड फॉर भी नहीं पता और वो सीपैक के बारे में राय दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं ताकि आप लोग मुझे कॉमेंट करके ना कि खुद को पता नहीं और बता रही है। सीपैक का स्टैंड फॉर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। सीपैक जो है हमारे मुल्क के लिए कैसे बेहतर और हमारे मुल्क पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और अब मैं आपको बताऊंगी कैसे। सीपैक का जो मिशन है, या कह सकते हैं ये प्रोजेक्ट जो है, चाइना के साथ पाकिस्तान की हमेशा दोस्ती अच्छी है, चाहे वो जरदारी साहब का दौर हो, चाहे नवाज शरीफ का दौर हो, चाहे इमरान खान साहब का दौर, सबका था। स्टार्ट तो कर देते ना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वहां से आ रही थी, पैसे तो चाहिए ना। लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर सीपैक का जो प्रोजेक्ट है वो बहुत बूस्ट हुआ है। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जिस रिपोर्ट का मैंने आपसे कहा था, ये रिपोर्ट यहाँ की किसी आम बंदे की नहीं है कि जो अपनी राय देता है जिसे कुछ पता ही नहीं है। ये रिपोर्ट है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम ऑफ चाइना की, ठीक है। तो JSCC आज जो इमरान खान साहब को तनकीद करते हैं, तो प्लीज अगर आप लोग जो है अभी भी अक्ल शहूर रखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी काविशों को जो है अप्रिशिएट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि एक सच्चा लीडर है, उसे हमने बहुत सारी तनकीद कर करके कहीं ना कहीं मायूस कर दिया है। बात यह है कि चाइना की जो एडमिनिस्ट्रेशन कस्टम ऑफ चाइना है, 2021 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बाहमी तजारत हुई है 27 अरब
82 करोड़ की। माशाल्लाह ये 2021 की रिपोर्ट मैं आपको बता रही हूँ, अब तो 2022 आया तो अब तो वो करेंगे ही काम, लेकिन 2021 पे भी उनकी एप्रिसिएशन और उनकी मेहनत दिख रही है। अच्छा, पाकिस्तान की जो 2021 की ये जो दौरान था, चाइना को 3 अरब 58 करोड़ डॉलर से जायद अशिया जो है एक्सपोर्ट की है पाकिस्तान ने, मतलब तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत बड़ा यहाँ कहीं ना कहीं हमारे माशाल्लाह से मुल्क में छोटी छोटी चीजों पे हम पॉइंट करते हैं ना, तो ये चीजें भी तो देखें ना कि कितनी अच्छी चीजें हुई है। 69% जो है पिछले साल के हिसाब से इस साल का हमें इजाफा हुआ, मतलब इस साल का हमें मुनाफा हुआ है 69%, बहुत बड़ी लाइक परसेंटेज है। Yes. और जबकि 2020 के दौरान चाइना और पाकिस्तान ने 2 अरब 12 करोड़ का जो है मतलब एक्सपोर्ट किया, तो 2 अरब 12 करोड़ भी देखें ठीक है, एक चीज आ रही है ना। हर चीज में वो कहते हैं ना शुक्र अदा करना चाहिए, एक चीज हो रही है, मुल्क को फायदा हो रहा है। लेकिन अभी साफ साफ आप एक साल के अंदर देखें 69% जो है मुनाफा, तो यही इमरान खान साहब की मेहनत है जो दिख रही है। बहुत लोग कहते हैं कि क्या करें, एक साल के अंदर लोगों को ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट दिख रही है, मसला ये है। एग्जैक्टली एक साल के अंदर जो 1.5 अरब डॉलर का आपको इजाफा हो गया, आपके पास पैसा आ गया, वो तो आपको दिख नहीं रहा, आपको ये चीजें दिख रही है, ये बहुत सारी बातें, तो ये तो नाइंसाफी है कहीं ना कहीं। तो उनको थोड़ा सा तो मार्जिन देना कि जो काम इतने बड़े बड़े पैमाने पे उन्होंने किया वो आप देख नहीं रहे। और यहाँ पे इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि हम चाइना से जो भी आएंगे, मतलब लेबर इंडस्ट्रीज और वहाँ का जितना भी लेबर तबका है, उनको हम बहुत ज्यादा इस चीज के लिए खसूसी तौर पे इकदाम उठाए जाएंगे कि एक तो यहाँ पे लेबर सस्ती मिलेगी, वो एक बात होगी, और दूसरा यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा के देंगे, सरमायाकारी के लिए खास डेवलपमेंट की जाएगी। तो ये क्या होगा कि आपका साथ साथ जो रिलेशनशिप है चाइना के साथ वो और स्ट्रांग होगा। इससे हमें मेनली हमें फायदा है, चाइना को क्या फायदा है, चाइना तो ऑलरेडी बहुत फायदे में चल रहा है, लेकिन चाइना का भी बहुत फायदा है। एग्जैक्टली Obviously. यहाँ पे लेबर चीप मिल रहा है, यहाँ पे Vice versa. डोर बन रहा है, तो यू नो कि इट्स नॉट अ वन वे स्ट्रीट। जी बिल्कुल Yes. यूनस, सीपैक की वजह से यहाँ पर देखिए सीपैक गवादर पोर्ट बहुत मशहूर है, रोड लिंक्स हो रहे हैं, हमें भी बहुत फायदा, चाइना को भी हमसे बहुत फायदा है। चाइना को ही ज्यादा ज्यादा फायदा फायदा है, उसका भी रीजन है। मैं एक ही चीज कहूंगी, वो ये है कि अगर ये सी पैक इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया, यानी जो 2024 तक हो जाएगा, अगर ये हो गया जी, चाइना को रोकना इम्पॉसिबल है। और पाकिस्तान भी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कायनात। सीपैक में काफी सारे लोग जो हैं वो दरकार हैं और बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, और काफी सारे मुल्क जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं, और खास तौर पे जो है वो रशिया जो है वो इन्वेस्ट करना चाह जी रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, रशिया का नाम लिया। बाकी ये बहुत बड़ी बात है कि रशिया ने जो है उनके प्रेसिडेंट ने खुल्लम खुला कह दिया कि वो सीपैक पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वैसे भी वो इमरान खान साहब को बहुत पसंद करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को, उनकी विजन को। बट यहाँ पे बात ये है कि आपने रशिया का नाम लिया, अमेरिका को कैसे भूल सकते हैं? वो तो खानदान की वो पुप्पी है जिसने जो है हर किसी के घर में ना ताक झांक करने की क्या हो रहा है। अमेरिका और इंडिया बहुत ज्यादा जो यहाँ पे प्रोपोगेंडा कर रहा है, प्रोपोगेंडा भी कर रहा है कि उन्होंने जो है प्रॉपर गंदा कर रहा है। एग्जैक्टली प्रॉपर गंदा कर रहा है। अमेरिका की जो वजीर खारजा है, उन्होंने बार बार अपने इंटरव्यूज में कहा है कि सीपैक पाकिस्तान को पीछे ले जाएगा, और कितना पीछे लेकर जाएगा। नवाज शरीफ ने इतना पीछे छोड़ दिया, इमरान खान साहब आगे करना चाह रहे, पीछे छोड़ देगा और कर्जों में डुबो देगा। ये अमेरिकन वजीर खारजा ने अपने बहुत सारे जो इंटरव्यूज है उसमें कहा है, तनकीद किया। और इंडिया तो बस चाह रहा है कि सीपैक किसी तरह बंद हो जाए। मुझे समझ नहीं आता इंडिया को क्या मसला होता मैं है। आपको बताऊं उसका रीजन है। देखिए, इंडिया कभी भी ये नहीं देख सकता कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे या पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ जाए। तो इंडिया को सबसे बड़ा जो मसला है वो यही है कि वो पाकिस्तान की कामयाबी को नहीं देख सकता। अब वो आप किसी भी स्टेज पर चले जाएं, आप स्पोर्ट्स में चले जाएं या किसी भी सनती भी अगर जोन की बात करें, उसमें भी मतलब उनको प्रॉब्लम है इंडिया को कि अगर हम डूबेंगे सनम तुम्हें भी साथ लेकर डूबेंगे। तो इसमें इंडिया को बड़ा होता है। लेकिन आप ये देखें कि उस सी पैक के बाद इंडिया ने चीन के साथ, चाइना के साथ बड़ा एक वो कर दिया, जो इनका कनेक्शन था वो खत्म कर दिया। फिर आपको पता है कि वो जो इन्होंने चीन और भारत की जंग हुई, इसके बाद इंडिया को जो है वो फेटी भी लगी। तो इसके आपके जो फेवरेट लितर लगे, सारे चितर लगे और सब कुछ लग गया उनको। लेकिन फिर देखिए, इन्होंने कभी भी अपने जो एक बरामदात का सीन है वो नहीं बंद किया। सीन, ओके, आई लाइक दैट वर्ड, सिनेरियो। अच्छा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे हमें सिखाया जाता है कि पड़ोसियों का ख्याल करो, लेकिन ये पड़ोसी मुल्क है, लेकिन आपका ख्याल हम नहीं करेंगे, क्योंकि आप नाम के पड़ोसी, आप असल में पूरे सांप हैं, आप नागिन हैं, आप
क्या कहते हैं उसको, वो जो निकलता है, नेवला। आप नेवला है, अजदा है, एनाकोंडा है। लेकिन खैर यहाँ ना सीपेक का ही जिक्र हो रहा है, तो सीपेक से जुड़ा एक और प्रॉपर गंदा करने की नाकाम साजिश, फेल अटेम्प्ट, प्रोपेगेंडा है। ये एक बहुत बड़ा खुलासा है, मैं करने लगी हूँ, लेकिन इस ब्रेक के बाद। सो आपको कहीं नहीं जाना, रहना है हमारे साथ, क्योंकि यहाँ पे वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक। बचपन में आपने अगर रेसलिंग खेली है तो उसमें एक बहुत फेमस गेम थी स्मैकडाउन वर्सेस रॉ। yes. और हमेशा से मैं स्मैकडाउन रहा हूँ और स्मैकडाउन ने हमेशा रॉ को मारा है। रेसलिंग गेम में भी रॉ जो है वो हारी है और रियल लाइफ में भी रॉ हार जाती है। रॉ में इधर बात कर रहा हूँ इंटेलिजेंस एजेंसी, जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी है, एक बार फिर वो जो होता है ना कि जो बच्चे आते हैं बेल बजा के भागते हैं, इस बार ये बच्चा पकड़ा गया। इसको जो अंकलों ने चपेड़े कराई हैं, वो क्या चपेड़े कराई हैं, अनम जी बताएं कैसे चपेड़ी पड़ी रॉ को। तो यहाँ पर ये बंदा फाइनली यूनिस बेनकाब हो चुका है और वो सामने आ गया है। बहुत हो गया खेल, अब हम करेंगे थोड़ा सा सच्चाई का सामना। यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ है इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसीज का और कराची पुलिस का कि फाइनली वो आदमी बेनकाब हो चुका है। बहुत हो गया खेल, अब जरा सामने आओ गंदी नाली के गंदे कीड़े। क्या हुआ एग्जैक्टली, आवाम को बताएं। तो पहले तो मैं उनको बता दूं, नाम सुफियान नकवी और स्वाहियात और बेहुदा इंसान का नाम, और कराची का एक एरिया रिजविया, वहां से उन्हें पकड़ा गया है। और ये रॉ की तरफ से एक फंडेड ना प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें ये मुलव्विस थे, बल्कि ये मेन उसके किरदार थे, यही सब कर रहे थे पीछे। फ्रंट फुट पे अब आए, लेकिन पीछे चुपके पूरी उनका गेम प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा था। पकड़ा क्या गया, बरामद क्या किया गया? तो हुआ ये है, यूनिस के एक सीक्रेट साइबर नेटवर्क बरामद किया गया है अगेंस्ट अपनी आर्मी और सीपेक। और हो क्या रहा था कि पाकिस्तान के ही लोग मिलके पाकिस्तान को बदनाम करने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे। तो ये पकड़ा गया तो पुलिस ने क्या कहा, पुलिस को उसने क्या कहा? जियोशिया यूनिस, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है जिसके ऊपर ये इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जैसे कि सुफियान नकवी, ये वो बंदा है जिसने ये बताया है कि मैं फ्री लॉन्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। अगर भाई तुम पकड़े गए तो सच बता दो, क्योंकि तुम्हें लितर तो पढ़ने ही है। कह रहा मासूम हूँ। हाँ, मैं कह रहा मैं मासूम हूँ और मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे जाने दो। फिर जाने के बाद ये क्या होगा, फिर एक कप चाय पिलाएंगे इसको वहीं पर। कोई चोर नहीं बोलता मैं चोर हूँ। एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन फिर भी बात सारी ये है कि इनके पास ये दलाइल रीजन थी कि भाई मैं तो जिस कंपनी में काम करता था वो तो मालदीव बेस्ड कंपनी है। लेकिन यहाँ पर एक चीज का खुलासा मैं ये करूं, जिसके लिए आना ने बिल्कुल ठीक कहा था कि गंदी नाली के कीड़े आप जो है ना लिटरली दिल से आ रहा है कि आप जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद कैसे कर सकते हैं। और रीजन क्या देते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, गुर्बत है, बीवी बच्चों का पेट पालना है। अरे आप अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है तो आप अपनी बीवी बच्चों के साथ क्या सिंसियर होंगे? खुलासा कीजिए। खुलासा ये है कि जो कंपनी, जैसे ये कह रहे थे मालदीव बेस्ड कंपनी है, उसकी जो हैंडलर थी वो एक रॉ फीमेल एजेंट थी। तो साफ पता होगा कंपनी का सारा हैंडलर सिस्टम ही वो है जो काम उन्होंने दिया, जैसे कि अनम ने बताया, साइबर एंड सीपैक और पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ बोलना, यूथ को बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है, आप में से कोई भी जवाब दे दे इसका। मुझे ये बताया कि ये जो आप न्यूज़ लेकर आई हैं कि किस तरह से मतलब पाकिस्तान के अंदर से भारत का जो है वो ओवरऑल वहाँ का काम हो रहा है, ये तो एक बंदा पकड़ा गया है। ओवरऑल अगर भारतीय जो है वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो मजीद कोई इंकशाफ हुआ है कि कोई और इलाके में या किसी और जगह पर, ये तो सिंध की बात है, पंजाब के अंदर या किसी और जगह पर कोई काम हो रहा हो? देखिए थोड़ा वक्त तो लगता है मुंह खोलने में। आई एम श्योर इनका नेटवर्क तो बहुत ही बड़ा होगा और उसको ये कर लेंगे ट्रैक। लेकिन फिलहाल जो उनका मेन लीड था, जिनको चला रहा था पूरे सर्कल को, वो सामने आ गया है बस। तो बाकी भी सारे हो जाएंगे बेनकाब। आई जस्ट वांट टू ऐड, देखें ये एक तो जो खातून थी रॉ की, ये हमारे जो लड़के हैं ना वो फिसल भी जाते हैं। ये इंडिया की खातून बात कर रही है तो समझेंगे वो सानिया मिर्जा बनेगी। हमारी इतनी प्यारी खातून है, उन पे ट्राई करें। नहीं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा ब्यूटी है एज कम्पेयर टू इंडिया। वो तो कुछ 4-5 हीरोइंस आ गई, मगर आप देखें जाए स्लम्स में जाए तो पता चलेगा क्या खूबसूरती का है पाकिस्तान की। और ये नहीं कहता हर इंसान खूबसूरत है, नॉट ऑन योर फेस, बट द ब्यूटी लाइज इन पाकिस्तान। मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये 30,000 से 50,000 की जॉब दे रहे हैं आपको एक प्रोजेक्ट की। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स या बहुत सारे आप समझे कि सोशल मीडिया चैनल्स हैं या अकाउंट्स हैं जहां पे एंटी पाकिस्तान आर्मी और एंटी सीपेक सेंटिमेंट्स फैलाए जाते हैं। तो वो जो है जो आप कह रही हैं नेटवर्क यही है। ये जो जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, बिकॉज लोगों को पता है, पाकिस्तानी, एक सच्चे पाकिस्तानी को पता है कि सीपैक अगर बन गया
तो पाकिस्तान को कितना फायदा है। तो जो इस चीज के एंटी है तो इट्स क्लियर है ये सामने कि कौन रॉ का रेसलर है, कौन स्मैकडाउन का रेसलर है। यूनस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस रिपोर्ट के टाइम पे भी लिटरली चाइनीज बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, सीपैक और सारा वहां उस कॉम में। बट यहाँ पे मैंने जब रिपोर्ट पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल, नाम नहीं लूंगी, यूट्यूब चैनल बैठ के कह रहे हैं कि सीपैक जो है ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। बहुत लोग कह रहे हैं सोशल नेटवर्क पे, वो बहुत बड़े बेवकूफ। Yes. लेकिन पॉइंट अभी भी एक जगह पर है जी। वो ये इस जगह पर है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया की कोई कार्रवाई होना इट्स नॉट इजी। ये इतना आसान काम नहीं है। आपकी फोर्सेस की, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज की हर जगह पर बहुत गहरी नजर होती है। अगर इंडिया से राब्ता हुआ है, अगर रॉ से कनेक्शन आया है, किस तरह हुआ है, मजीद इसको फर्दर किस तरह से किया गया है, मैं इस चीज पे कंफ्यूज हूँ क्योंकि एक एक चीज पर बहुत गहरी नजर रखी जाती है। मतलब मैं थोड़ा इस पर बड़ी नहीं, I'll tell you exactly। देखें, चीज समझे कि इंडिया पे बैठ के खातून ने कॉल नहीं की। मालदीव्स इज अ टैक्स हेवन। वहां पे जितनी ऑफशोर कंपनीज रजिस्टर्ड है, आपकी सोच है। तो उन्होंने इन साहिब को, जो जिनका नाम सुफियान है, उनको ऐप के थ्रू किया, काम दिया कि ये आपने वीडियो बनानी है, ये पर्टिकुलर पोस्ट करनी है आपने चीजें, और पैसे दिए। सिंपल एज इट इज। फ्रीलांस प्रोजेक्ट ऐसे ही होते हैं। अब क्या हुआ कि किस तरीके से इन्होंने किया, ISI शायद इंडिया की कॉज को देख रहा होगा, हर ऐप की तो थोड़ी देखेगा जो कोई प्रोजेक्ट है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं। नहीं, मैं आपसे ये सवाल बार-बार, आप सबसे ये सवाल बार-बार पूछने का मकसद ये है कि ये एक केस जो है वो मेरी आंखों के सामने हुआ, जिसके अंदर एक ऐप के अंदर बकायदा से, मैं नहीं एक्सपोज कर सकती अभी, लेकिन एक ऐप के अंदर जो है वो भारत और पाकिस्तान यानी कि मुल्क दुश्मनी के हवाले से अभी कोई ऐसी बात चल रही थी कि वो अकाउंट, वो बंदे की लोकेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है उसी वक्त हैक हो गया था। वो तो आपकी सोर्सेज है ना। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि देखिए बहुत सारे, और कंटिन्यूस जो खातून थी जो पुलिस ने रिपोर्ट दी है या अभी तक जो हमें सुनने में आया है, वो ये है कि उस खातून ने हमें बार बार बोला कि आप नंबर चेंज करें, आप ऐप से भी चेंज करें। आधी बात मैंने फलानी ऐप पे की, आधी बात उस ऐप पे जा रहा हूँ, आधी बाद में दूसरी ऐप पे जा रहा हूँ। तो एक तरह से इन्होंने बनाया, सबूत नहीं छोड़ते लोग। मोस्ट प्रोबेबली इन अ फ्यू डेज या इन अ वीक हमें और क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि नेटवर्क का बंदा पकड़ा गया। अब सारे आहिस्ता आहिस्ता जितने भी कीड़े और हैं वो भी पकड़े जाएंगे। मुझे लगता है इन्हीं औरतों के लिए, ऐसी औरतों के लिए कहा जाता है फसादी औरतें। लेकिन अभी सना ये स्टोरी का एक पहलू है, तो अभी थोड़े से इंकशाफात वक्तन बवक्तन फर्दर हमें सामने आएंगे और फिर हम जरूर आपके साथ इसके और जितने भी एंगल्स हैं वो भी शेयर करेंगे। और वैसे भी कुछ मुझे लगता है कि वैसे भी जो इंकशाफात होते हैं वो कुछ एजेंसियां खुद भी छुपाती हैं ताकि हर बात आप तक ना पहुंचे। बहुत अच्छे जी जोशी। वही बात है, सरदार को पकड़ लिया है तो चेले भी पकड़े ही जाएंगे। तो थोड़ा वेट करें, आ जाएंगी बाकी सारी रिपोर्ट्स। नहीं, एंड इट्स अ फैक्ट कि ये हमारा, देखें, यूथ डेस्परेट भी हो रहा है। यहाँ पे काम नहीं है, यहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो लोग गलत चक्रों में भी जा रहे हैं। बट एक और चीज है कि आप अंडरस्टैंड करें कि दिस इज योर कंट्री। अगर ये कंट्री नहीं होता ना तो आपकी कहीं इज्जत नहीं होती। ऐसे भी मुल्क हैं इस दुनिया में जहाँ पे वॉर हो रही है, जहाँ पे जो सिटीजन है उनको उनका राइट नहीं मिल रहा। बड़ा अंडरस्टैंड के फाइनेंशियल जो कंडीशन है हमारी अभी बेहतर नहीं है, बट इट टेक्स टाइम। Inshallah, with passage of time, it will improve, and inshallah we'll be a developed country one day. But having said that, मैं आपको एक और चीज बताऊं, मजे की बात बताऊं, कि ये तो हमारे लोग लड़के लड़कियां फंस रहे हैं गलत कामों में। कुवैत का लड़का 14 years old boy जिनका नाम है अल अवादी, कुवैत के टेनिस प्लेयर, माशाल्लाह से उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। अपनी एज से डबल ट्रिपल वाला काम किया उन्होंने। काम क्या मैं आपको बताता हूँ। दुबई में एक टेनिस चैंपियनशिप हो रही थी जिसका नाम था इंटरनेशनल प्रोफेशनल चैंपियनशिप, जिसमें 300 से ज्यादा प्लेयर फ्रॉम 50 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। विद 6 कैटेगरीज थी विद एज के, इस एज का बच्चा इस मैच में खेलेगा उस सीरीज से। उसमें अल अवादी जो लड़के कुवैत से है वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए। उनके ऑपोजिशन में जो उनका कंपीट कर रहे थे, जो सेमीफाइनल मैच था जिनके साथ, वो एक इजराइल के प्लेयर थे। उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे लोग हक्का बक्का रहे? क्या किया वो मैं बताऊंगा ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं एक क्यूरियोसिटी वाले ब्रेक के बाद। क्या हो क्या रहा है? सॉरी, वेलकम बैक। हम टेनिस खेलने लगे। अल अवादी, वाह वाह, लड़के ने क्या बड़ा काम किया। कुवैत गवर्नमेंट जो है वो हमेशा से एंटी रही है, बिकॉज जो इजराइल कर रहा है फलस्तीनों के साथ, दे टेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट। क्या मैसेज था उनका ये करने का? बेसिकली दे डोंट वांट। इजराइल क्या करता है पूरी दुनिया में, जो वो जुल्म कर रहा है उसको कवर कैसे करता है,
वो एक होता है ना ब्रेन वॉश, ये होता है स्पोर्ट्स वॉश। ये आप स्पोर्ट्स के थ्रू लोगों को माइंड वॉश कर रहे होते हैं कि हम तो बहुत अच्छी कौम है, हम तो ये भी करते हैं, हम भी वो भी करते हैं, बट ये होने वाला नहीं है। अल-अवादी ने बोला नहीं दादा, नहीं खेलना तुम्हारे साथ। 14 साल के बच्चे ने जी उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इस एक्शन को। एंड हैविंग सेड दैट, सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गए थे, इट्स अ बिग थिंग। उन्होंने नहीं करना भाई, यहूदी या खतुआ। यूनस, मुझे हंसी आ रही है, अगर यही काम किसी पाकिस्तानी बच्चे ने किया होता ना, जो लेकर गया वो एक सर पे लगाता कि चल इतनी मुश्किल से तो चांस मिला है, इतनी मुश्किल से तो चांस मिला है, तो छोड़ के आएगा। दूसरे कंट्री में लेके जाते हैं उसको थप्पड़ मारते, पागल है, यही से तो तूने स्लिप होना है, असाइलम लेना है। तो ये भी एक मसला है हमारा। सही बात है। बड़ा खूबसूरत सा मसला है वैसे, मासूमाना सा। नहीं, लेकिन मजाक अपनी जगह, हम ऐसे ही मजाक कर रहे हैं क्योंकि न्यूज देखे ना, आप ये चीज समझे कि जुल्म के खिलाफ 14 साल के बच्चे ने भी प्रोटेस्ट किया। ये प्रोटेस्ट ही है कि Exactly. हर तरीके से, कुछ लोग ट्वीट पे सिर्फ ट्विटर्स पे जाके ट्वीट कर देते, वो भी देखें एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है कि आप अपनी आवाज जो है कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो सेम इसी तरह के उस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे सेमीफाइनल पे पहुंच गया एक इंसान को होता है ना, मैं अपना नाम रोशन करूंगा फाइनल करके। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो ये होता है कि मैं खेलूंगा लेकिन इसको हराऊंगा। देखिए, अपनी अपनी सोच की बात है। ये भी उनका प्रोटेस्ट का देखा जाए तो एक अंदाज था, उन्होंने कहा नहीं, ना दोस्ती ना दुश्मनी, मतलब मैंने इनके जो सामने है वो आना ही नहीं है, क्योंकि अगर मैं इनके साथ खेलूंगा तो कहीं ना कहीं इनका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। उनको अपना नाम भी उनके साथ, मुझे लगता है, लगाना जो है मंजूर नहीं था। लोग हाथ मिलाना भी पसंद नहीं करते। इतनी बड़ी चीज है कि आप देखें ना, इजराइल के मतलब जब भी इस तरह के कोई खेल होते हैं आपसी ममालिक में, या कोई भी ममालिक होता है वहां जाता है, तो क्या होता है कि लोग हाथ मिलाना भी वहां के जो वज़रा है उनसे मिलाना पसंद नहीं करने, इवन देखना भी पसंद नहीं करते हैं। आपको पता होगा ये बड़ा एक अच्छा जो है वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ था, जिसमें वन ऑफ माय फेवरेट तैयब उर्दवान साहब जो है वो जब इजराइल के बैठे हुए थे, मुझे बड़े पसंद है। इमरान खान साहब, तैयब उर्दवान, मैं और यूनस और उर्शिया, मुझे लगता है मोदी युगांडा हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, मुझे सीरियसली अगर मैं पर्सनली बताऊं तो प्रेसिडेंट तैयब उर्दवान साहब मुझे इसलिए पसंद है, जो उनके बयानात होते हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है थोड़ा थोड़ा लगता है मेरी तरह से बात करते बड़ा बेबाक होकर बात करते, बेबाक होकर बड़ा बात करते। तो उनकी मतलब सबसे अच्छी चीज ये लगी, अगर ये क्लिप मुझे मिला मैं डेफिनेटली आपको ये क्लिप भी दिखाऊंगी, कि सारे जितने भी प्रेसिडेंट है वो वहां पर बैठे हुए थे, अपने अपने सरबराह वहां के बैठे थे रियासत के। तो जो तैयब उर्दवान साहब थे, उन्होंने जो कट किया उनको इस तरह से, वो खड़े हुए थे और वो बिल्कुल इस तरह मिले हैं और वो आगे चले गए, मतलब उन्होंने देखा भी नहीं उनकी तरफ, एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो आपको उनकी वो अदा अच्छी लगी? नहीं, ओवरऑल मुझे उनके बेबाक अंदाज पसंद है। लेकिन यूनस, मुझे नींद नहीं आई। नहीं, ऐसे मेरे कोई ख्यालात या जज्बात नहीं है, अगर होंगे तो बता दूं क्योंकि मैं भी बेबाक हूं। जी, लेकिन उर्शिया आप इससे पहले कहें, लेकिन मैं एक सवाल आप सबसे करना चाहूंगी, आप भी इसका जवाब दीजिएगा। यूनस, आप जो ये न्यूज लेकर आए, बहुत सारे लोग जो हमारे गपशप को फॉलो करते हैं वो जानते हैं हम किस तरह की बात करते हैं, हमारे क्या जहन है, लेकिन आपको नहीं लगता कि वो कहेंगे कि एक तरफ तो हम सब, हमारी ये सोच है कि भाई नहीं, खेलने से क्या होता है, आप मतलब एक बात मैं कर रही हूँ कि 14 साल के बच्चे की इस हरकत को या उनके प्रोटेस्ट का इस तरीके को ये बेवकूफ़ी भी कह सकते हो और ये कह सकते हो कि ये तो इतना मैच्योर नहीं है, मैच्योर हरकत थी। एक सवाल मैंने ऐसी सोचा कि लोगों का, तो इस पे भी आप सब जवाब मैं जवाब देना चाहूंगी। बिल्कुल, 14 साल के बच्चे की अगर बात की जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप था ये, यानी कि आप लोग यानी कि किसी भी चीज पर खड़े हैं, लेट सपोज आपने जैसे कि आपने बताया ना कि सेमीफाइनल तक पहुंच जाना एक बहुत बड़ी बात होती है, वहां पर आप खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जी मैं सामने वाली टीम के साथ खेलूंगा ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी ये बहुत बड़ा स्टेप था। वहां के जो लोग हैं उनको जो है वो उन्होंने स्ट्रॉन्ग तरीके से ये बताया है कि मैं छोटा सा बच्चा हूं, काम करूंगा बड़े बड़े, और ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो उन्होंने दिखाया है कि मैं इसी तरीके से लोगों को जो है बता सकूंगा। 14 years old बॉय, कुवैती बॉय ने बॉयकॉट किया बिकॉज उसके सामने इस्राएलियन टीम थी, राइट? तो थोड़ा सा ह्यूमिलेशन तो लगा होगा उन लोगों के लिए, लेकिन ये जो यहाँ पे जिस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करूँगी कि बीइंग अ 14 years old पर्सन, और अब ये नहीं पता कि उसने खुद से किया है या पीछे से कोई अंडर प्रेशर किया, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। जो कहना चाह रही हूँ, जो मुद्दे की बात है वो ये है कि इतना पीसफुल प्रोटेस्ट
ये मुझे बहुत वाह, अच्छा लगा वाह, उनका वाह। अंदाज, बड़ा काम और कंपोज्ड होकर उन्होंने अपनी बात भी कह दी। एक होता है, आप हमारे मुल्क में देख लें प्रोटेस्ट होते हैं कैसे होते हैं कि लोग सब कुछ ही तबाह बर्बाद कर देते हैं, और जो उनकी चीजें नहीं होती, दुकान दूसरे का जानी माली नुकसान होता है, तो और एजेस भी बड़ी होती है। तो बस ये कभी कभी ना हमें कुछ चीज दूसरों से भी सीखनी चाहिए, कभी कभी छोटे हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। अनम, मुझे ऐसा लगता है कि इतने छोटे से बच्चे को जो है वो कुछ समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इतने स्मार्ट हैं, वो हर चीज को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। मुझे लगता है उनको समझाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही अपने जो स्टेप है वो स्ट्रांगली ले सकते हैं। Exactly. ये भी नहीं है कि बच्चों को अकेला भेजते हैं, 14 साल का बच्चा था, नहीं, मेरे मतलब टीम का। स्ट्रांगली जो है वो स्टेप ले सकते हैं। स्मार्ट है। बस आई Yeah. वांट टू से कि आपका जो सवाल था बहुत खूबसूरत सवाल था, उसका जो जवाब है वो मेरे पास नहीं है, कुवैती बच्चे ने किया। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट ईयर मॉरिशियन जो चेस प्लेयर थे अदील रहीम अल तालिब मोहम्मद ने जूनियर वर्ल्ड कप से पीछे हो गए क्योंकि सामने इजराइल प्लेयर था, प्रोटेस्ट किया। अल्जेरियन जो है जुदोको फहेती नौरीन 73 केजी का जो टोक्यो ओलंपिक्स का बॉक्सिंग मैच था, वो उन्होंने पीछे हो गए, बैकआउट हो गए कि मैंने खेलना ही नहीं इजराइल के साथ। तो इट्स नॉट अबाउट कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को सब पता है। ये हम सिर्फ पाकिस्तान में बैठे नहीं कह रहे कि इजराइल फलस्तीन पे जुल्म कर रहा है, पूरी दुनिया में ये बात हो रही है। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि विद पैसेज ऑफ टाइम ये जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसका कोई हमें रिवॉर्ड मिलेगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेगा। मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूँ। अर्जेंटीना ने जो JF-17C है और JF-17D है खरीदने का प्लान बना लिया फ्रॉम पाकिस्तान। आसानी हो रहा है तो साढ़े जहाज भी उड़ रहे हैं। पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, डॉलर्स में आ रहा है जी। यूनस, आपकी ये जो गुड न्यूज है ना, मैं ये सोच रही हूँ, अभी सीपैक की गुड न्यूज दी और अभी आपके, और अभी अनम ने भी जो न्यूज दी, इसका बताने का मकसद यही था ना कि देखें हम आपके सारे जो बंदे हैं जासूस है वो पकड़ रहे हैं। इतनी हम गुड न्यूज और इतनी कारकर्दगी पाकिस्तान की दिखा रहे हैं। आई होप कि ये गपशप का जो शो है यूट्यूब पे, मोदी साहब का जो कोई वजीर है वो जो फॉलो अप ना करते वरना उनको हार्ट अटैक हो जाएगा। और हटाओ मोदी साहब की। थर्ड, इस्लामाबाद, इस्तांबुल और तेहरान वाली जो ट्रेन है, तीसरी ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है। तालियां होनी चाहिए रिसेंटली। और जलो और मरो। मतलब मैं कहता हूँ मोदी मतलब पागल हो गया वो आदम, एंड उसके बस हमें न्यूज आनी चाहिए कि वो सटिया गया उसको किसी। क्या आप लोगों ने, सॉरी टू कट इन बिटवीन, उनका रिसेंट वो देखा, वो जो एक खिताब कर रहे थे उसमें उनसे जो लफ्ज गलत निकल गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो उन्होंने बोला, मैं नहीं बोलूंगी लेकिन वो सब समझ गए होंगे। आई विश कि मैं देखूं, आप मुझे बताएं प्लीज, या ऑफ कैमरा बता उन्होंने बोला दीजिएगा। बेटी बचाओ बेटी पटाओ। देखिए इंसान के दिमाग में जो होते हैं ना कहीं वो, हालांकि बहुत सारे लोगों में बैठ के स्पीच कर रहे थे, वो निकल गया उनके मुंह से, इतने वायरल हो रहा है कि उनके अपने ही लोग बोल रहे हैं कि इनके दिमाग में गंदगी और फितूर है। शर्म आनी चाहिए। ब्रेक का टाइम हो गया, मैं जल्दी से बता दूं कि मोदी साहब आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पटाओ, शर्म खाओ, खुदा के लिए शर्म खाओ, डूब मत जाओ। और दादा की उम्र के हो गए हो आप। बैलेंस नहीं बना लेकिन फिर भी हम बैलेंस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको तमाम टॉपिक्स बताते हैं, कुछ इंफॉर्मेटिव होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि जिससे हम भी शॉक हो जाते हैं, जैसे कि आज अनम ने एक वीडियो का जिक्र किया था, आपने यकीनन देखी होगी। बट अभी जो है ना, हम सबका मोस्ट फेवरेट टाइम होता है कि इस ब्रेक में जो है हम लोग आप लोगों की सोच जानते हैं, मतलब आप क्या सोचते हैं, आपके क्या मसले मसाइल हैं जो आप लोग हमसे कहीं ना कहीं एडवाइस ही ले रहे होते हैं, हमारा ओपिनियन जानकर। तो अभी देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगी कि प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है आपसे दोबारा कि आप अपनी वीडियोस भी भेज सकते हैं, जो तोहफे हम आपको भेज रहे हैं तोहफों के साथ पिक्चर्स भी क्लिक करके भेज सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कमेंट सेक्शन पे कि आपको हमारे भेजे हुए तोहफे कैसे लग रहे हैं। तो अभी हम ऑडियो सुनते हैं और देखते हैं कौन है और कहाँ से और क्या जानना चाहते हैं हमसे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नजमा है और मैं नारोवाल शहर से बात कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका शो, बहुत मोटिवेशन मिलती है और बहुत अच्छे टॉपिक पे आप डिस्कशन करते हो, और आप जो 4 लड़कियां हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और इसमें खाली ये नहीं है कि आपकी मेहनत है, बल्कि इसमें आपके पेरेंट्स की सबसे ज़्यादा मेहनत है जिसकी वजह से आप इस मकाम तक पहुंची हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे डिस्करेज किया जाता है। अब अगर देखा जाए तो लाहौर और
कोयटा, इस्लामाबाद, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ के जो छोटे इलाके हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइक इलिटरेसी है। मतलब अगर लड़का लड़की पैदा होते हैं तो बहुत ज़्यादा लड़कियों को डिस्करेज किया जाता है कि कहाँ से ये मुसीबत आ गई है, इसको कहाँ से हम पढ़ाएंगे, फ़जूल में पैसा ज़ाया होगा, तो इससे बेहतर है कि हम इसकी शादी कर देते हैं। और बहुत कम एज में बच्चियों की शादी की जाती है। तो मैं ये चाह रही थी कि आप कुछ ऐसे टॉपिक्स लाएँ पेरेंट्स के लिए कि वो इस चीज़ को ख़त्म करें और इक्वालिटी बेस पे लेके अपने लाइक औलाद को लेके चलें कि लड़का लड़की बिल्कुल बराबर हैं, उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। थैंक यू सो मच। और आपका शो बहुत 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 अच्छा है। मेरी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं आपके साथ हैं और अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे। थैंक यू सो मच। अच्छा नजमा, बहुत अच्छा आपने टॉपिक हाईलाइट किया है और इस पे बाकी बहुत सारे पेरेंट्स की यहाँ काउंसलिंग होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक सोसाइटी के अजीब से नॉर्म्स स्टैंडर्ड्स हैं जिनको मैं तो नहीं मानती, क्योंकि हर इंसान बराबर है और जब व्हेन इट कम्स टू योर औलाद तो आपकी औलाद तो ख़ास तौर से आपके लिए बराबर होनी चाहिए। एक को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, एक को निगलेक्ट करना, उससे बच्चे का मोरल डाउन होगा ऑब्वियसली। फिर वो ज़िंदगी में जो बनना चाहता है वो शायद अपनी चीज़ों को दबाएगा, वो डरेगा, बोलते हुए सहमेगा। फिर क्या होता है कि यहाँ से बच्चे की जो है लाइफस्टाइल उसका ख़राब होने लगते हैं। फिर वो गलत चीज़ें, गलत आदतें, गलत सोबतें, लड़की भी हो सकती है, बाज़ औक़ात लड़कियों को ज़्यादा मिलते हैं, लड़कों को इग्नोर किया जा रहा होता है। तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन बेटी एंड बेटा, ये एक बहुत ही गलत चीज़ है और ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि अमूमन एक सोच बन गई है बेटा जो है वो घर चलाएगा, वो उस पर ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी, आज वो उसका ज़्यादा ख्याल करते हैं, क्यों? लालच होता है कल को वो हमारा भी ख्याल करेगा। लेकिन कभी कभी बेटा ख्याल नहीं करता, उसने अपनी बीवी का ही ख्याल कर रहा होता है। तो और बेटियां कर रही होती हैं शादियों के बाद भी अपने ससुराल में और अपने हस्बैंड से लड़के। तो क्या है कि आप पहले ही थोड़ा स्मार्टली चलें, आप दोनों को नंबर एक तो इक्वली ट्रीट करना शुरू करें, देन यू विल सी द डिफरेंस। कि आप अगर ये तवक्को रखते हैं ना कि मेरा ये वाला बेटा, या बेटों में भी बहुत ज्यादा हो जाता है कि ये वाला खास है, सगा सौतेलापन आ जाता है, तो आपके सब बच्चे बराबर हैं, सब पे बराबर मेहनत हुई है, सब पे बराबर वक्त लगा है, सबके लिए एक सोच, एक विजन होना चाहिए। तो तराजू में तोलना औलाद को बंद कर दें, ये कोई कानून नहीं है, आपकी अपनी औलाद है, आपका अपना खून है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने की कि अपनी औलाद है, कोई कानून नहीं है। लेकिन वो कहीं ना कहीं नजमा, आप भी एक बेटी हैं, आप एक औरत है। बात वही है कि मर्द और औरत की जंग नहीं है, बेटा और बेटी की भी जंग नहीं है, बहन भाइयों में आपस में बहुत इत्तेफाक होता है, ये नजरिए की जंग। एग्जैक्टली। लेकिन माँ बाप अपनी औलाद से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी, स्पेशल आपने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर जानना, आप जो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहती हूँ पर्सनल, जब बेटी बहुत अच्छा काम भी करती है ना, ये मेरा बेटा बनेगी, क्यों बेटा बनेगी? वो बेटी है, वो बेटी भी आगे जा सकती है, बेटी भी। फॉर एग्जांपल मैंने देखा है कि जिनके घर में बेटा होता ही नहीं है, बेटियां, मैं स्पेशली बेटी पे ही बात करूंगा, बेटी पे ही पॉइंट ऑफ व्यू अपना दूंगी, कि जिसके घर में बेटा नहीं होता, चाहे बेटियां होती, तो लोग कहते हैं अल्लाह अल्लाह तुम्हें बेटा दे अल्लाह बेटा, ठीक है, आप उसको औलादे ननीना मानते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपका वारिस, आपका जो नस्ल है वो बेटे से ही चलती है, ठीक है, बेटी ने रुखसत होकर चले जाना है। लेकिन जब आप बेटियों की एफर्ट्स पे, जो कहते हैं बेटियों की मेहनत पे शक करना, या बेटियों को कमतर जो लोग समझते हैं, रूरल एरिया की बात करूंगी, सिटीज लाइफ में ऐसा नहीं होता जो हम जिंदगी गुजारे शहरी, लेकिन जो गांव में होता है कि बेटियों को पढ़ाएंगे भी नहीं, बेटों को पढ़ा लेंगे, पेट काट काट के बेटे पढ़े, बेटियां नहीं पढ़ी। भाई बेटियों को भी पढ़ाएं, उन्होंने नस्लें चलानी है, अच्छी पढ़ी लिखी माँ होगी तो आगे नस्ल पढ़ी लिखी होगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, ये कहना छोड़ दे, माँ बाप के लिए स्पेशली मैसेज है, कहीं ना कहीं डियर डैड आपके लिए भी एक मैसेज था कि जो बेटी कुछ कर सकती है ना, तो उसको ये कहना, देखा मेरी बेटी बेटा बन के दिखाया, नहीं मैं बेटी हूँ और मुझे बेटी ही बनना है। ट्रू, हकीकत बात है। और कायनात, आपकी एक बात में तज़ाद है, वो ये है कि आपने कहा सिटीज़ में ऐसा नहीं होता है जी, सिटीज़ में बहुत होता है, ये मैंने फील किया है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे जो लोग जानते हैं उनको पता है कि मेरा कोई भाई नहीं है, हम बहनें ही हैं। और मैंने जो अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ फील की है वो ये है जी कि अपने जो होते हैं वो आपके सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। यानी कि मेरी मम्मा ने जो है वो हमेशा से, आई एम सॉरी मैं यहाँ पर्सनल बात बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो घर में बैठी हुई हैं, उनके ऊपर वो सिचुएशन जरूर गुजरी होगी या गुजर रही है। मेरी मम्मा ने बहुत इस चीज में सफर किया है। उनको एक एक वक्त में हमेशा जो है वो इस बात का ताना दिया जाता था कि गलती तुम्हारी है, बेटा नहीं है तो गलती तुम्हारी है। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो आपको ये कहूँ कि जो मर्द हैं, मतलब
जो बच्ची है या बच्चा है जो भी है वो अल्लाह के हाथ में कि आपका जो है वो बेटा होगा या बेटी होगी। और दूसरा साइंटिफिकली भी ये चीज़ जो है वो एक प्रूफ है कि आपकी बेटी है या बेटा है। अगर आपकी बेटियां हैं तो इसमें सबसे बड़ी जो अगर हम कहेंगे कि मर्द की काफ़ी ज़्यादा जो है उस पर वो चीज़ जाती है कि अगर आपकी बेटी है, औलाद है आपकी बेटियां। तो मैं इस पे बताऊं जी कि क्या करना है, आपने लोगों की बातों को इग्नोर करना है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना और वो हमेशा कहेंगे, और मेरी मम्मा ने बड़े अच्छे वे में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इग्नोर भी किया और आज दिखा भी रहे हैं हम कि किस तरह से अगर एक लड़की है वो मुआशरे में चल रही है। क्यों हमेशा लड़की को ये कहा जाता है कि अगर वो लड़की है, मुझे मेरी खुद की बात है, मैं बताती हूँ, लोग कहते थे कि भाई आप बेटियों को ना पढ़ाएं, उन्होंने वैसे ही पराए घर में जाना है, दूसरे घर में जाना है, पैसे क्यों जाया कर रहे हो, इसी चीज को किसी और प्रॉपर्टी खरीदे आप, क्योंकि वैसे ही बेटियों ने तो पराए घर में जाना है, दूसरे घर में। और वो ये समझते हैं कि माँ बाप के घर में अगर बेटी है तो वो पराए घर में आखिर में आपने किसी ये सोच तब्दील कर। लेकिन सलाम है आपके माँ बाप को कि उन्होंने दोनों कान बंद मैं एक ही बात कहती हूँ, आपकी वालिदा मैं एक ही बात, थैंक यू, मैं एक ही बात कहती हूँ, नहीं थैंक यू, मैं एक ही बात कहती हूँ, सिर्फ अम्मी ने नहीं, मेरे बाबा प्राउड टू बी अ डॉटर ऑफ मिस्टर कादिर बख्श। आई थिंक ये एंड है। अंकल के लिए भी तालियां, अंकल कहेंगे मेरे लिए तालियां नहीं बजाएंगे। घर में मेरी खिंचाई होगी। बहुत अच्छी बात है और इसीलिए तो औरत को स्ट्रॉन्ग कहा जाता है कि अगर वो सारी चीजें बर्दाश्त करने के बाद वो जब वो चीज को विन करती है तो इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। मैं करूंगी स्पेसिफिकली बेटियों पर बात। लड़के तो होते ही होते हैं थोड़े से शैतान, थोड़े से नॉटी, उनको बाहर खेलने कूदने का जो है वो बड़ा शौक होता है, घर में जरा टाइम कम देते हैं, तो घर का निजाम होता है। तो आप अगर बेटी को देकर देखें, क्या वो अपने घर का रूल सेट करेगी, क्या वो हर चीज आपकी सेट करेगी? वो बेटा भी नहीं कर सकता। बी ऑनेस्ट में ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे बेटों से तजाद है। एग्जैक्टली ना, कि मतलब घर का जो रूल होगा, चाहे वो पैसे से हो या घर के कोई भी डिसिप्लिन से क्यों ना चीजें रिलेट करती हुई हो, तो आप बेटी को एक दफा जो है वो रूल बोले कि ये रूल बनाए। और औरत कंजूस भी होती है, मैंने जितना एग्जैक्टली घर बना सकती है, फजूल खर्ची नहीं करेगी अगर वो औरत समझदार होगी। अगर वो फजूल खर्ची वाली औरत होगी तो उसके लिए माजरत पहले से। अगर वो अच्छी घराने से और एजुकेटेड होगी लड़की या बच्ची, बहुत ज्यादा समझदार होगी, तो वो अपना घर बना सकती है। पता नहीं क्यों बट आज प्राउड मोमेंट हो रहा है आप सबकी सोच जानकर के। वाकई हम माशाल्लाह से कहीं ना कहीं एक जंग लड़ रहे हैं और वो जंग जीत चुके हैं, तभी हम यहाँ बैठे। तो आज हम सबके लिए तालियां। यूनस, आई एम सॉरी आपके लिए। आप लोग छोड़ दे, मैं आप लोगों के लिए तालियां बजाता हूँ। You four are the prime examples के जो एक मूवमेंट है औरतों के लिए, जो मूवमेंट एम्पावरमेंट के लिए, because these women are very successful, बहुत नोट छाप रही हैं, बहुत फेमस हो रही हैं। तो जो घर बैठी खवातीन है, मेहनत कर रहे हैं यूनस सब। मैं कब कह रहा हूँ मेहनत नहीं कर रहे हैं। जो खवातीन घर में बैठी हैं, जब वो अपनी होप लूज कर देते हैं तब दी एंड हो जाता है, Exactly. फुल स्टॉप लग जाता है। तो ट्राई नॉट टू लूज होप। अपनी जो मूवमेंट है, जो आपकी स्ट्रगल है, कंटिन्यू दैट एंड इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल लाइक देम। आई जस्ट वांट टू ऐड कि आपने कहा कि बेटा, ये मेरा बेटी नहीं, मेरा बेटा बनके दिखाया। तो एक चीज समझे कि ये सोसाइटी में एक वो है कि लड़की की जिम्मेदारी है टू सपोर्ट फैमिली। अगर वो कंपैरिजन कर रहे हैं आपका लड़के का, तो डोंट टेक इट बैडली और नेगेटिव वे। देखें कुछ क्लासेस है, मैं डिफाइन कर दूं जल्दी से, ब्रेक का टाइम हो गया है। कि देखें लोअर क्लास है जहाँ पे बहुत औरतों को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मिडिल क्लास है जहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, जहाँ पे हमारी वालदा की हुकूमत चल रही होती है घर में कि इसको पढ़ना है, लड़की को तो पढ़ने देते हैं। जो मर्द हजरात है वो झुक जाते हैं। फिर अपर क्लास, उधर तो औरतों को भेज देते हैं, बेटा काट लो, जाओ फ्रेयर हॉल, जाओ मार्च में, वो मसला नहीं। इससे ऊपर एक और क्लास है, जहालत क्लास है। वो इन किसी भी क्लास में एडजस्ट हो सकती है और वो कभी भी कर सकती है। तो लीव दैट। आपने बोला, देखिए इसका सबका ये जो औरतों की स्ट्रगल है, हु इज रिस्पॉन्सिबल? ये जो औरतें स्ट्रगल कर रही है या औरतों के साथ जुल्म किया जा रहा है, मजलूम है, ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? वो औरत ही रिस्पॉन्सिबल है। बिकॉज एक औरत की जिम्मेदारी अपने बच्चे को परवरिश देने की कि वो उस तरह की थिंकिंग ना रखे। 4 साल तक, ये इसका फैक्ट प्रूवन, 4 साल तक का बच्चा जब होता है तो उसका वो ऐसा होता है कि पत्थर पे लकीर हो गई, बुनियाद बन जाती है। और तब जवानी की परवरिश हो रही होती है, तब चेंज करने जाते हैं तो पत्थर पे पानी डालने की तरह है कि इट डजंट इफेक्ट ऑन द स्टोन। सो सेम गोस की जो औरतें हैं, और ये औरतें वो वाली हैं जो, जैसे मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जनरेशन थी, आप कह रहे हैं हमारी वालिदैन वाली एज की, उन लोगों ने अपनी एज में जब बच्चियों की परवरिश करनी थी या बेटों की परवरिश करनी थी, वो जो स्टार वाला चैनल आता था उस पे वो कुमकुम देख रही होती थी, वो उधर बिजी हो गई थी। दैट इज द रीजन वो परवरिश नहीं कर पाई अपने बेटे को। यही लड़का या बच्चा बड़े होके औरतों को अब्यूज करता है, उनको उस तरीके से ट्रीट कर ऑब्जेक्टिफाई करता है, जो कि गलत है। मर्द और औरत हमेशा ये जंग चलती रही है।
nobody can win this race. यूनुस, औरत जी। जो है ना वो नस्लों की मुहाफिज होती है, तो Obviously. बच्चे की तरबियत और परवरिश पे ज्यादा तवज्जो और ध्यान होना चाहिए बनिस्बत लड़की के। नहीं, ट्रू, इट्स कंप्लीटली इंपॉर्टेंट कि इंसान की परवरिश हो, बेटा बेटी हटा दे। और इंसान माशाल्लाह बना। से इन आवर कंट्री देखिए पहले से ये जो मूवमेंट है ये बेहतर होती जा रही है। एंड पीपल, जल्दबाजी का आप ना करें, जल्दबाजी शैतान का काम होता है। और शैतान से याद आया मोदी साहब, उसको डिलीट करते हैं, ब्रेक का टाइम हो गया। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे पास बहुत ही खूबसूरत टॉपिक थे जो आप लोगों के साथ शेयर किए। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो मेरा वालिदैन के ऊपर है, क्योंकि मुझे लगता है इस एपिसोड को देखने के बाद बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला लिया है जो कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ तशद्दुद करते हैं और उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो है वो कार्रवाई होगी। और जो बच्चे जो हैं माँ बाप के जो है हाथ उठाते हैं, तशद्दुद करते हैं और उनको जो है उनकी पोटली बांध कर माँ बाप को बाहर निकाल देते थे, चाहे वो सर्दी हो, रात हो, बारिश हो, कुछ भी हो। आखिरत में तो उनकी खैर नहीं थी, बट अब जो है दुनिया में ही वो सारी चीजें भुगत कर जाएंगे। लेकिन अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि ये जो लाहौर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है, तो इसमें क्या स्पेसिफिक उन बच्चों के लिए कोई सजाएं मुकर्रर की गई है या कोई जुर्माने? जुर्माना तो सना बहुत ही ज्यादा भारी भरकम है और उसके साथ साथ जो है वो 1 साल की सजा है। अगर 1 साल के अंदर उनका दिमाग अगर ठिकाने नहीं आया तो और भी सजा बढ़ सकती है। वाह, एक बात बोलूं अर्शिया, इस तरह के जो भी कानून है, जो भी फैसले दिए जाते हैं कोर्ट के यहाँ, क्योंकि कोर्ट के यहाँ अक्सर बहुत सारी ऐसे फैसले होते हैं कि वो इमोशंस को नहीं मानते, वो सबूत को मानते हैं। बट यहाँ पर ये जो फैसला लेकर दे प्रूव कि आप सबसे बड़ा इस दुनिया में अगर जुर्म है तो वो जुर्म यही है कि आप अपने माँ बाप को बेइज्जत करें, उन्हें घर से निकाल दें या उनकी इज्जत ना करें। उन लोगों से पूछे जिनके माँ बाप नहीं है और जो तरसते हैं अपने माँ बाप के साथ 2 वक्त का बैठना, बात करना, या वो कॉल भी तरसते हैं कि वो पूछे कि बेटा कैसे हो, खाना खाया कि नहीं। लेकिन एक बात, सारी चीजें मैंने जो देखी हैं, केसेस भी अगर आपने देखे हो, ज्यादातर जो मसले मसाइल होते हैं वो लाहौर में ये केस हुआ था कि उन्होंने अपने वालिद को जायदाद की वजह से इतने साल एक कमरे में बंद किया। इश्यूज यही होते हैं कि जब आप सब चीजें अपने औलाद के नाम कर देते हैं, कि मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी औलाद के नाम कुछ करिएगा नहीं या आप फैसला नहीं करें, आपकी जायदाद है, आपने जो करना आप करें। लेकिन एक बात बता रही हूँ फॉर द सेफ्टी पर्पस कि अगर आपकी औलाद को आप सब कुछ दे देंगे ना, तो कुछ औलाद इतनी लालची और बेहिस होती है, उनको फिर आपको अपने पास रखने की कोई रीजन नहीं होती और फिर वो आपको बोझ ही समझते हैं और फिर वो आपको घर से निकाल देते हैं। मैं सिर्फ उन औलाद की बात कर रही हूँ जो औलाद लालची है। तो ये बात है जी। कायनात, इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि ऐसे मैंने बच्चे देखे हैं, अगर बुढ़ापे में जब माँ बाप चले जाते हैं तो मैंने लड़कों को देखा है कि वो अपनी माओं को मारते हैं। I mean, हाथों से नहीं, डंडों से मारते हैं और उसके बाद जो है उनको खाना पीना नहीं देते। ऐसा मैं कहती हूँ ना कि आप हमेशा, एक ही बात होती है कि जी बेटियों की जो है वो परवरिश जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि बेटों की भी वैसी ही आप लोगों को अपब्रिंगिंग अच्छी करनी चाहिए ताकि वो अपनी माँ को तो सपोर्ट करें, बीवी को, बेटी को जो है वो अच्छे तरीके से रख सके। क्यों कहते हैं लोग जी बेटियों के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें क्योंकि उन्होंने अगले घर जाना है? मैं कहती हूँ बेटे के ऊपर भी वैसी ही तवज्जो होनी चाहिए, क्योंकि बेटों ने ही बेटी को घर पे लाना है, उसको आपने एक साथ रखना है। जब वो बेटा अपनी बीवी को जो है वो मार रहा होता है तो वही माँ जो होती है वो कहती है कि ठीक है इसको मार रहा है। कुछ ऐसी माएं मैंने देखी हैं कि बोल देती है हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मारते रहो। वही तशद्दुद कहलाया जाता है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू अर्शिया, मुझे ये बताएं कि ये जो घर से वालिदैन को निकाल रहे हैं तो क्या ये जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ है वो किराए के घर पे भी है या आपको अपना घर होना चाहिए? देखिए यूनुस, वही बात है, आपको पता है कि किराए के घर मोस्टली बहुत सारे लोगों के पास है, अपने घर तो बहुत ही कम है। और जैसे कि आप लोगों को पता है जायदाद के हिस्से जो है वो बेटे मांगना शुरू कर देते। बेटियां तो बेचारी मांगती नहीं, हालांकि उनके भी हिस्से होते हैं मगर बेटे नहीं देते। आपको पता है किराए का घर हो या अपना घर हो, जो भी आप जिस घर में भी रह रहे हैं तो वो आपको अदालत एक नोटिस भेजेगी। उसके बाद जो है वो आपको 7 दिन का टाइम मिलेगा। आपने घर खाली करना ही करना, नहीं तो पुलिस आ जाएगी और डंडे खाने पड़ेंगे। अच्छा, बीइंग अ पेरेंट इज सच अ ब्लेसिंग। और पेरेंटिंग अपने अंदर ही बहुत ज्यादा टफ और एक चैलेंजिंग जॉब है ना। मतलब एक जो औरत होती है, जैसे कि अक्सर कहा जाता है, जुमला आप सबने सुना होगा
कि करती क्या है, औरत घर में रहती है, लेकिन जो औरत करती है ना बच्चों को संभालना, वो अपना सारी जिंदगी इन्वेस्ट करती है अपनी औलाद में, और बड़े होके वो औलाद इतनी रिजिड होके उनके साथ इस तरीके से अपना रवैया कर लेती है, अपनी आंखें माथे पे रख लेती है, जैसे कि इन्होंने हमें पाला पोसा नहीं है, इन्होंने आपको एक बात समझ लें, आपके वालिदैन जो आपके हक में जितने अच्छे होते हैं उतना दुनिया का कोई रिश्ता नहीं होता है, और जो जिस तरीके से आपके लिए वालिदैन सोचते हैं वो कोई नहीं सोच सकते। लेकिन आप लोग एक पॉइंट पे आके दूसरे लोगों के साथ इतने ज्यादा सगे हो जाते हैं और वालिदैन के साथ सौतेलापन क्यों करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। और जिनके नहीं है पेरेंट्स, वाकई उनसे पूछें कि वालिदैन कितने प्रीशियस और कितने अनमोल कीमती असासा आपकी जिंदगी का मैं बोलूं तो वालिदैन ही होते हैं, या जितने भी ब्लड रिलेशनशिप्स आपके होते हैं। तो इससे पहले कि आप खो दें और फिर अकल आए, तो जब आपके पास एक चीज है उसे, क्योंकि अक्सर ना चीज की कदर खो जाने के बाद आती है, बट तब वो यूजलेस होता है। सो अगर आपके पास है तो आज इस चीज को समझें, और अगर अपने अंदर आपको लगता है कि आप अपने वालिदैन से दूर हैं तो प्लीज उन दूरियों को कम करें, उनके साथ वक्त स्पेंड करें, वो बुरे नहीं है आपके हक में, ट्रस्ट मी। आई वुड लाइक टू टेल यू स्टोरी क्विकली। एक कपल थे, एक नई नई शादी हुई, तो बीवी ने अपने, उनकी वालदा नहीं थी, सास नहीं थी लड़की की, तो बीवी ने कहा कि तुम्हारे जो अब्बू हैं बहुत बुढ़े, में इनकी वो नहीं कर सकती, इनका ख्याल नहीं कर सकती, तो प्लीज इनको ना किसी कहीं छोड़ा, इनको निकाल दो घर से। उसने बोला नहीं, मेरे वालिद हैं, मेरी माँ की डेथ होगी, उसके बाद उन्होंने सिंगल हैंडली पाला, मुझे हेल्प किया, मुझे एजुकेशन किया। नहीं, 3 महीने गुजरे, बीवी ने फिर बोला, उसने बोला नहीं, क्या कह रही हो यार, नहीं ऐसे नहीं करो प्लीज प्लीज, मेरे फादर है वो। 6 महीने गुजरे, साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजर गए। 4 साल बाद बीवी ने इतना उसको बोला, इतना बोला कि शौहर तंग आ गया। उसने बोला कि अब ये अजाब जो मेरी बीवी मुझे दे रही है, इससे जान छुड़वाने के लिए मैं अपने अब्बू को बोल देता हूँ कि चले। वो गया, रात के 3 बजे नॉक किया, अब्बू कमरे में सो रहे थे, उन्होंने देखा सो रहे, चलो नहीं अभी रात हो रही है तो मैं सुबह कर लेता हूँ। फिर सुबह 10 बजे गया, नॉक किया तो देखा कि अब्बू उठे हुए हैं, वो आपसे बात करनी है। अब्बू ने बोला जी बेटा बोलो। उसने बोला कुछ नहीं। अपने कमरे में आया, बेगम के पास गया, वो कह रहा है मुझसे हिम्मत नहीं हो रही अपने बाप को बोलने की। उसने बोला तुम चूज कर लो, आइदर इट्स मी और योर फादर। उसने सांस लिया, उसने डिसीजन लिया, वो गया, अब्बू का हाथ पकड़ा, अब्बू चले। अब्बू के साथ जा रहा है, रोड पे जा रहा है, रोड क्रॉस कर लिया, एक गांव आ गया, गांव भी क्रॉस कर लिया, एक जंगल था, उधर एक पॉइंट था, जंगल सेंटर जहाँ पर दरख्त नहीं थे, वहां पे आया, अब्बू को छोड़ा, उसको बोला कि अब्बू फ्रॉम नाउ ऑन आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, क्योंकि मेरी बीवी ने मुझे चॉइस दे दी है कि इट्स आइदर हर और यू। उसके अब्बू ने कहा रुको बेटा, मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे 1 किलोमीटर आगे और छोड़ दो। उसने बोला क्यों? अब्बू ने कहा कि मैंने अपने वालिद को 20 साल पहले यही छोड़ा था, तो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। मेरी माँ मेरी जन्नत है, मेरा बाप मेरी रहमत है, तो जस्ट रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, बिकॉज पूरी दुनिया में आई एम टेलिंग यू, आपके वाइफ, बच्चे, बहन भाई, दोस्त, उन सबका प्यार एक जगह और आपके वालिदैन का प्यार आपके लिए एक जगह। ट्रू, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनुस। ये तो एक रीत चलती है, अगर आपने कहीं ना कहीं किसी चीज़ को कट ना किया हो, जैसे कि आपने बताया कि वो उन्होंने बताया कि मेरे बाप को मैंने कहाँ छोड़ा था, तो वही एक रीत जब चलती हुई आती तो कहीं ना कहीं कट देना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये फिर नस्लें जो हैं वो चलती हुई जाती हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी अपनी स्टोरी के हवाले से एक चीज़ बताई है कि माँ बाप के साथ जुल्म मत करें, क्योंकि माँ बाप वो प्यारी चीज़ हैं जो कि आप लोगों के लिए हर हालत में दुआ करते हैं, हर हालत में आपके पीछे खड़े रहते हैं, चाहे वो आपने अच्छा काम किया है, बुरा काम किया है, बट आपको हमेशा आपके पीछे स्टैंड लेते हैं। और एक चीज़ कहना चाहूँगी, खुदा ना खास्ता आपके वालिदैन को कुछ हो जाए तो आपके पीछे दुआ करने वाले हाथ कभी नहीं उठेंगे। सो हमारे पास एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और यहाँ पे हम ब्रेक के बाद आ चुके हैं और अभी हमारे शो का बिल्कुल लास्ट सेगमेंट है, विच इज अमेजिंग फैक्ट्स या दस्ती फैक्ट्स या वियर्ड फैक्ट्स। तो यहाँ पे मूड को शिफ्ट करते, मेरे पास एक ऐसा फैक्ट है जो आप सबको बहुत ही अच्छा लगेगा और पहले से पता भी होगा, लेकिन ये एक ऐसा फैक्ट है जो आप सबको पहले से पता है, लेकिन यहाँ पे मैं वैलिडेशन दे रही हूँ कि जो आपको पता है वो वाकई सच है। पिक्चर लगाऊंगी स्क्रीन पे, आप देखिएगा। साइंटिस्ट फाउंड दैट बेबीज समटाइम्स क्राई एट नाइट टू प्रिवेंट देयर पेरेंट्स फ्रॉम मेकिंग अनदर बेबी। तो बच्चे रात को जो है अक्सर इसलिए रोते हैं प्री प्लान प्लॉटिंग के साथ कि जायदाद में कोई दूसरा हिस्सेदार ना शरीक हो जाए। प्लीज पास द बॉल टुवर्ड्स यू। ओके, तस्वीर देखिए अपनी स्क्रीन में। माइक टाइसन
का जो वर्कआउट था जब वो अपने पीक पे थे, तो दैट वाज 4 AM पे वो उठते थे 4 बजे, 5 माइल जॉग करते थे, 500 सिटअप्स, 500 पुशअप्स, 500 डिप्स, 500 शोल्डर शर्ट्स, एंड देन उसके बाद 30 मिनट्स ऑफ नेक ब्रिजेस। ये वर्कआउट 6 days a week करते थे। Oh my God, wow. इतना intense energy. That is the reason he's a legend when it comes to boxing. I'm passing the ball to कायनात। ओके, ये मेरा वाला भी जो फैक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन साथ ही साथ मुझे हंसी भी आई। संजीदा फैक्ट में ही हंसी आने लग गई। ब्रिटिश इंटेलिजेंस एजेंसी MI6 ने हैक किया था अलकायदा की वेबसाइट एंड रिप्लेस बॉम्ब मेकिंग, जो बॉम्ब मेकिंग के बम कैसे बनते हैं, बॉम्ब मेकिंग इंस्ट्रक्शन विद अ कप केक रेसिपी के बॉम्ब मेकिंग जो इंस्ट्रक्शन थी उसको कि कप केक रेसिपीज में तब्दील कर दिया। तो ये मुझे थोड़ा बहुत फनी भी लगा। Interesting. Please pass the ball। मैं पता है कपकेक से मारेंगे। और यूं ही करते हैं। उषा, थैंक यू कायनात। जो मेरे पास फैक्ट है वो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। बड़े क्यूट से और बड़े सॉफ्टी से जो हैं वो रैबिट्स हैं, यानी कि इनका नाम है ब्लू अमेरिकन रैबिट्स, और ये जो हैं इनकी जो ब्रीड है आज तक किसी को पता नहीं चली, और किन साहब ने नहीं बताई उनका नाम है लिविस एज, और ये 1917 की बात है। वाओ, प्लीज पास द बॉल। नहीं दिल कर रहा यूनस, पर फिर भी सना सना को देने के लिए दिल नहीं कर रहा, वैसे ही पास नहीं करने को दिल कर रहा है। जी, मैं आपको बताती हूँ जी कि कनाडा के अंदर एक अजीबोगरीब रूल है। वो ये है कि कैनेडियन जिस बंदे ने मतलब एक लॉटरी जीती है उसको वो इनाम हासिल करने के लिए मैथ्स का सवाल जो है वो हल करना होगा, वो भी विदाउट कैलकुलेटर। Oh my goodness, तो ये दिमाग बहुत शार्प हो जाता होगा। पता नहीं अब वो करना पड़ेगा। अगर मैं जीतती तो कतई नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो चूरन खाता होगा, दिमाग बाबा का चूरन खाता होगा दिमाग तेज करने के उषा वो लिए। किसी और चीज के लिए आता है क्या? ये हकीमों से बाहर निकले। प्लीज पास द बॉल। Okay. The largest meteorite on Earth is 60 tons monster named Hoba. It is located in Namibia and has never been moved. इतना भारी है, इतना हल्का ही नहीं आ रहा है पत्थर, कोई नहीं हिला पा रहा है इसको। I am passing the ball to Sana। अच्छा मुझे ओके मैं उधार नहीं रखता। दैट्स गुड। अच्छा मैं आपको बताती हूँ जी एक और फैक्ट, वो ये है कि एक फिल्म है हैरी पॉटर, यू नो कि बहुत ही जबरदस्त फिल्म है। उसके अंदर जो बच्चे हैं उन्होंने क्या किया कि वो होमवर्क कर रहे हैं एक सीन के अंदर, उसमें वो बच्चे बैठकर हकीकत में अपने जो है वो स्कूल का होमवर्क स्टार्ट हो गए ताकि वो सीन जो है वो रियल लगे और ऑथेंटिक लगे। प्लीज पास द बॉल। अनम ओके, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये वाला जो फैक्ट है ये स्टूडेंट से रिलेटेड है। और अच्छा मैं बताती हूँ, अपनी स्क्रीन पे देखिएगा और आप सब भी यहाँ देख लीजिए। अब मैं पढ़ूंगी इसमें लिखा क्या है। जी जी जी। Okay, while studying late night, students of Madras University used to tie their hairs to a nail in the wall for keeping themselves up। मतलब वो पीछे अपने बालों को मैं पकड़ के दीवार में कील के साथ लगा दूं ज्यादा अटेंटिव और फोकस्ड रहने के लिए। तो ये बड़ी अच्छी टेक्निक है। आप किसी को रख लेते बाल खींच के पकड़ के खड़ा रहना। अच्छा ये वैसे ऐसा तो नहीं है कि समटाइम ऐसा होता है कि हम कोई बहुत इंटरेस्टिंग कोई बुक होती है ना तो वो पढ़ते वक्त हमारा ये हाथ इस तरह से भी होता है, क्या पता ये इस तरह हो। वो सर नीचे चला जाता है, फिर नींद आने लग जाती है, टेंशन डाइवर्ट हो जाती है। सो ये एक बड़ी अजीब सी टेक्निक है। पास द बॉल। ओके उषा, कैच द बॉल। जी, आप लोग जो पिक्चर देख रहे हैं इसका मतलब ये है कि इंसान और एलिफेंट की सिर्फ चिन्ह होती है और किसी भी जानवर की चिन्ह नहीं होती। इंसान भी हाथी है मतलब, कह सकते हैं आप। बेबी एलिफेंट्स। बैटिंग करो भाई। जी प्लीज पास द बॉल। मैं ही बच्ची हूँ तो मैं ही बोलूंगी ऑफ कोर्स। एलन मस्क के बारे में मैं आज बात करूंगी। कोई इतनी भी मतलब वाव और अमेजिंग वाली बात मुझे नहीं लगी, लेकिन मुझे हंसी जरूर आई है। लेकिन मुझे हंसी आई तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी हंस लें। जी, sure। लोग उन्होंने कहा है, हम लोग तो उन्हें बाकी बहुत लकी मानते हैं, उन्होंने कहा है कि वर्किंग 16 आवर्स अ डे, 16 घंटे डेली में काम करता हूँ। अच्छा। 7 days a week, 7 दिन जो हफ्ते के काम करता हूँ। 52 weeks in a year, और 52 हफ्ते जो है मैं काम करता हूँ साल के। एंड पीपल स्टिल कॉलिंग मी लकी। तो एम आई लकी और नॉट? तो You have money, you are lucky। स्मार्ट प्लेयर। नहीं बट वाओ सीरियसली काम करते हैं तभी पैसा है ना। वक्त खत्म हुआ दस्ती न्यूज का। अब चलते हैं एक अदद पोएट्री की जानिब जो हमें खूबसूरत उशिया सुनाएंगे। थैंक यू यूनस। जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम करता है और प्लीज मुलाइजा फरमाइएगा। जी इरशाद। जी एज ऑलवेज। खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे, खुदा हमको ऐसी खुदाई ना दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई ना दे। वाह। वाह। खतावार समझेगी दुनिया तुझे,
खतावार समझेगी दुनिया तुझे, अब इतनी ज्यादा सफाई ना दे। क्या वाह। कहने। हंसो आज इतना के इस शोर में, हंसो आज इतना के इस शोर में, सदा सिसकियों की सुनाई ना दे। वाह। क्या वाह, कहने। वाह। गुलामी को बरकत समझने लगे, गुलामी को बरकत समझने लगे, असीरों को ऐसी रिहाई ना वाह। दे। वाह। अभी तो बदन में लहू है बहुत, अभी तो बदन में लहू है बहुत, कलम छन ले रोशनाई ना दे। वाह। वाह। मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जन्नत नहीं चाहिए, जहां से मदीना दिखाई ना दे। वाह। क्या कहने। वाह। क्या कहने। दिल जीत लिया अर्शिया आज आपने क्या सबका। बात है। आखिरी मिसरा शेयर करना चाहूंगी। जी, जी। इरशाद। खुदा ऐसे एहसास का नाम है, खुदा ऐसे एहसास का वाह। नाम है, रहे सामने और दिखाई ना दे। क्या वाह। कहने। क्या वाह। कहने। अर्शिया माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत वाह। ही आपने खूबसूरत शायरी आज पढ़ी है। थैंक यू, बहुत थैंक यू, खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया है, दीजिए हम सबको इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।